बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर जिसमें से आम तौर पर सर्विस कमीशन के 3 से 4 सवाल ज़रूर आते हैं हर दफ़ा, उसको कुछ 21-22 पॉइंट्स में मैंने बंद किया है, तो उसके बारे में देख लें। सबसे पहले 3 टर्म्स हैं, एक थर्मोडायनामिक्स है, एक काइनेटिक्स है और इक्विलिब्रियम है। थर्मोडायनामिक्स का तल्लक स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस एंड फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन से है, जबकि काइनेटिक्स का तल्लक रेट एंड मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन से है। इक्विलिब्रियम का तल्लक है एक्सटेंट एंड प्रोडक्शन, यानी यील्ड ऑफ रिएक्शन कितनी देगा। ये तीनों में बुनियादी फ़र्क है, तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरे नंबर पर थर्मोडायनामिक्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट है हीट कैपेसिटी, इसको सी से शो करते हैं। तो हीट कैपेसिटी से मुराद 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना हो किसी सब्सटेंस का, तो कितनी हीट वो अब्ज़ॉर्ब करेगा अपना 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, डेट इज़ कॉल्ड हीट कैपेसिटी। और लफ्ज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक लफ्ज़ आता है 1 ग्राम के लिए। जब 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज़ करना हो तो जितनी हीट रिक्वायर है अब्ज़ॉर्ब करता है वो, तो उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। जब 1 मोल का करना हो तो उसको मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। उसके बाद इसकी कुछ टाइप्स हैं, एक है सीपी और एक है सीवी। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, ये दोनों सीपी और सीवी है। एक बराबर है डी एच ओवर डी टी, यानी इंथैल्पी चेंज ओवर टाइम, जबकि सीवी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। उसके बाद सीपी और सीवी कितने के बराबर होते हैं। मोनोटॉमिक के लिए सीपी और सीवी, सीपी जो है वो 5/2 आर टी, और डायटोमिक सिस्टम के लिए 7/2 आर टी, जबकि सीवी उससे एक कम होती है, 3/2 आर टी फॉर मोनोटॉमिक एंड 5/2 आर टी फॉर डायटोमिक मालिक्यूलर सिस्टम। और सी पी सी बी का डिफरेंस आर के इक्वल होता है, और सी पी सी बी की जो रेशो है वो, जैसा कि ये और ये मोनोटॉमिक, तो इनकी रेशो निकालें तो गैमा के इक्वल होती है 1.66 फॉर मोनोटॉमिक सिस्टम, 1.4 फॉर डायटोमिक सिस्टम एंड सो ऑन ट्राई एटेट्रा। उसके हिसाब से जो है वो ये कम होती जाती है रेशो। अब तीसरा पॉइंट जो मैंने निकाला है वो है सिस्टम एंड इट्स टाइप। सिस्टम हमारे पास 3 इसकी जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सिस्टम जो हमारे अंडर डिस्कशन हो चीज़, उससे सिस्टम कहते हैं। मसलन कोई रिएक्शन हो रहा है, उसमें जिंक और H2SO4 हमने डाला है, तो ये सब्सटेंसेस जो हैं वो सिस्टम होंगे। अब ये जो शीशे का जो उसकी जो वेसल होगी ये बाउंड्री होगी, और उसके बाहर ये सारा कुछ ये सराउंडिंग कहलाएगा। और उसके बाद ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, 3 किस्म के हमारे पास सिस्टम हैं। ओपन सिस्टम के अंदर जो है वो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी विद सराउंडिंग हो सकते हैं, एनर्जी भी पाई जा सकती है और मैटर भी। क्लोज सिस्टम में एनर्जी तो बाहर जा सकती है, मैटर जो है वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होता, और आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों ही एक्सचेंज नहीं होते। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो है वो एक्सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस का है। एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को अगर हम देखें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें हीट रिलीज़ होती है, जबकि एंडोथर्मिक जिसमें हीट अब्जॉर्ब होती है। और इसी तरह हीट चूँकि रिलीज़ हो गई तो सिस्टम की इंथैल्पी में कमी आई, और इस तरह सिस्टम की इंथैल्पी बढ़ जाती है H। हीट की डायरेक्शन क्या है, हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। हीट जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाती है एक्सो में, और सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ यानी बाहर से अंदर की तरफ आती है एंडो में। और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इसमें बढ़ता है क्योंकि हीट बाहर जा रही है, और इसमें टेम्परेचर सराउंडिंग डिक्रीज़ करता है। सिस्टम का टेम्परेचर पहले रिएक्शन होता है तो एक्स्ट्रा हीट रिएक्टेंट निकाल देते हैं, तो पहले टेम्परेचर जो है ऐसे ऐसे राइज़ कर जाता है। जब हीट बाहर निकलती है तो उसके बाद टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, यानी कम हो जाता है। इसको हम इस तरह शो करते हैं, पहले बढ़ा फिर बाद में नॉर्मल हो गया, कम हो गया। जबकि एंडोथर्मिक में अगर हम बात करें तो
टेम्परेचर ऑफ सिस्टम फर्स्ट डिक्रीज देन बिकम नॉर्मल, यानी पहले कम होता है उसके बाद बढ़ जाता है। बढ़ने से मुराद ये है कि हम ओवरऑल इसको यही कहते हैं कि टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीज़ कर जाता है, यानी ये इससे हम, क्योंकि हम सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज़ कह रहे हैं तो हीट बाहर से अंदर की तरफ आती है, तो सिस्टम का जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है। और डेल्टा एच चूँकि आपको पता है HP माइनस HR के बराबर होती है, एक्सोथर्मिक में यह नेगेटिव है, यानी HP कम है HR से। ये सारे सिंपल्स आप याद कर लें, ये किसी भी शक्ल में आपसे उधर पेपर में MCQs में पूछा जा सकता है। और इसमें डेल्टा एच पॉजिटिव है, यानी प्रोडक्ट की हीट ज़्यादा है, क्योंकि डेल्टा एच HP माइनस HR के इक्वल होता है। इसी तरह एक्सोथर्मिक में वेसल बिकम्स हॉट और एंडोथर्मिक में वेसल बिकम्स कोल्ड। इसी तरह अगर हम ग्राफ वाइज लें तो जो रिएक्टेंट होते हैं वो ऊपर होते हैं हीट वाइज, यानी साइड, इस साइड पे मैं H ले लूँ अगर वाई एक्सिस में, और इधर मैं रिएक्टेंट ले लूँ और उसके बाद ऐसे करके मैं प्रोडक्ट ले लूँ, तो रिएक्टेंट ऊपर होते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट नीचे होते हैं। तो रिएक्टेंट लेस स्टेबल है, प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक। जबकि इधर क्या है, रिएक्टेंट स्टेबल है ज़्यादा, प्रोडक्ट लेस स्टेबल है, क्योंकि ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का फ़र्क है इसको हम डेल्टा एच बोलते हैं। अगर डेल्टा एच कम हो रहा है, एच की वैल्यू कम हो रही है, तो डेल्टा एच इसका मतलब है कि नेगेटिव है, तो एक्सोथर्मिक। अब एच की वैल्यू रिएक्टेंट की कम थी, प्रोडक्ट की बढ़ रही है, तो हीट अब्जॉर्ब हो रही है। तो प्रोडक्ट स्टेबल जो हैं वो ज़्यादा एक्सोथर्मिक में, और रिएक्टेंट स्टेबल जो है वो एंडोथर्मिक में। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, ये फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, डेपोजिशन, रेसेवरेशन। मसलन सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसीय स्टेट में जाना है ना, वेपर स्टेट में जब आपने, तो इधर वाले सारे प्रोसेस एंडो में आते हैं, चाहे सॉलिड से लिक्विड बनाए मेल्टिंग, लिक्विड से गैस बनाए वेपराइजेशन, या सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, और वापस वाले जो सारे हैं वो एक्सो में आते हैं। वापस वाले गैस से लिक्विड बनना कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड बनना डेपोजिशन, और गैस से सॉलिड बनना ये डेपोजिशन होगी, लिक्विड से सॉलिड जो है वो फ्रीजिंग होगी। इसके अलावा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस, और इसको लिखने का तरीका है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना कर ना हीट को साथ ऐड कर दें। अगर आपने प्रोडक्ट के साथ लिखनी है तो हीट पॉजिटिव, और अगर आपने रिएक्टेंट के साथ लिखनी है तो हीट नेगेटिव करें। जबकि इधर हीट क्योंकि ऐड करनी पड़ती है रिएक्टेंट में, इसलिए इधर पॉजिटिव करती है। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग एबिलिटी, जब किसी न्यूक्लियस, छोटे न्यूक्लियस साइज़ वाले एटम को इलेक्ट्रॉन मिलता है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वजह से वो हीट निकालता है, तो एक्सोथर्मिक है। जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ एंडोथर्मिक। अब ये कुछ और प्रोसेस है, अमोनिया का बनना, वाटर का बनना, सोडियम का डिज़ोल्व हो गया NaOH वाटर बना, हाइड्रोजन बनाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, मीथेन गैस का बर्निंग, और लाइम का वाटर में मिक्स होना, ये सारे एक्सोथर्मिक हैं। जबकि अमोनियम क्लोराइड, इसकी आप अक्सर बुक्स में देखते हैं 16.2 है, NO के बनने की ये +180 है हीट, और HI बनने की 50-60 पॉजिटिव में। इस तरह ओजोन का बनना भी एंडोथर्मिक है, क्योंकि अपर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो है वो उसको जो है वो अब्ज़ॉर्ब करती है रेडिएशंस, और उसके साथ ही जो है वो ओजोन बनती है। ऑक्सीजन का मालिक्यूल जब टूटता है दो बनाता है, तो एक O2 से मिल जाता है, दूसरा दूसरे O2 से, और O3 बनाता है, तो ये एंडोथर्मिक है। इस तरह कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी जो है वो हीट करके इसको उसके प्रोडक्ट्स में तोड़ा जाता है, तो ये सारे एंडोथर्मिक हैं। अब पांचवा पॉइंट जो है वो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसे होते हैं जो कि अपनी मर्ज़ी से होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस उनको कांस्टेंट सप्लाई ऑफ हीट चाहिए, इनका ये फ़र्क है। ज़्यादातर एक्सोथर्मिक 98-95% कह लें आप, ये एक्सोथर्मिक स्पॉन्टेनियस हैं। कुछ जो हैं वो स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक हैं, लाइक एवेपोरेशन। नॉन स्पॉन्टेनियस जो हैं वो मोस्टली जो है वो एंडोथर्मिक होते हैं, और जो है वो एंडोथर्मिक होते हैं, और इसमें कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जो एक्सोथर्मिक है लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस। इसी तरह
सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं और कुछ रिवर्सिबल, इसको रिवर्सिबल रिएक्शन ना समझा जाए, कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस होगा वो मैं आगे ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि रिवर्सिबल प्रोसेस होता क्या है। कुछ रिवर्सिबल आते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस में और कुछ स्पॉन्टेनियस में आ जाते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल सारे स्पॉन्टेनियस होते हैं नेचुरल, ज़्यादा इसमें कोई शक नहीं है। अब फ्री एनर्जी चेंज, स्पॉन्टेनियस का असल क्राइटेरिया फ्री एनर्जी है। वैसे तो डेल्टा जी फ्री एनर्जी को कहते हैं, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज, डेल्टा एच ये आगे ना स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया भी आ रहा है, मैं उसमें भी एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन डेल्टा जी वाला क्राइटेरिया बेस्ट है, इसमें फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होता है और इसमें फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव। इन दोनों की नेचर जो है वो चेंज होती रहती है। अब इसकी कोई एग्जांपल, रूलिंग डाउन अ स्टोन, ऊपर वाली जगह से नीचे स्टोन का नीचे गिरना, दैट इज़ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मेल्टिंग ऑफ आइस खुद ब खुद होता है, एवेपोरेशन खुद ब खुद होती है, बर्निंग ऑफ फ्यूल, एक दफ़ा आग लगा दी उसके बाद इसमें बर्निंग ऑफ कैंडल, हर किस्म की बर्निंग जो सारी की सारी वो स्पॉन्टेनियस। और नेचुरल प्रोसेस जो सारे वो स्पॉन्टेनियस में आते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नेचुरल में नहीं होता। और मिक्सिंग ऑफ गैसेस खुद ब खुद होती है डिफ्यूजन से, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी खुद ब खुद रेडिएशंस निकलती हैं। अब जो नॉन स्पॉन्टेनियस में आते हैं उनकी सुन लें ज़रा। फोटोसिंथेसिस एनर्जी लेके, फ्रीजिंग ऑफ वाटर रेफ्रिजरेटर के अंदर एनर्जी लेके 10 डिग्री टेम्परेचर पर, और वाटर की पंपिंग यानी लोअर लेवल से ऊपर तक पहुँचाना, वाटर का फॉल करना स्पॉन्टेनियस है, ऊपर लेके जाना पंप मारकर ये नॉन स्पॉन्टेनियस, टू लोअर टू हायर सरफेस, ये सारे नॉन स्पॉन्टेनियस में आती है। एनर्जी की जरूरत है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? Process that occur in such a way that every stage it is in temperature, pressure, equilibrium with its surrounding। यानी अपनी सराउंडिंग के साथ जब सिस्टम टेम्परेचर प्रेशर इक्विलिब्रियम में हो, यानी आप प्रेशर टेम्परेचर चेंज करें तो वो वापस अपनी पहली हालत में आ जाए, तो डैट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस। और बहुत सारे रिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, एक ख़ास लेवल पे जाकर, मसलन शुरू से चले थोड़े प्रोडक्ट बन गए तो फिर ख़ास लेवल पे जाकर जब इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाती है तो वहाँ पर वो थोड़ा सा आगे जाएं तो फिर वो वापस भी लाए जा सकते हैं अपनी इनिशियल हालत में, तो वो क्या हो जाते हैं, रिवर्सिबल होते। वो रिवर्सिबल रिएक्शन है लेकिन उनको रिवर्सिबल प्रोसेस के कैटेगरी में रखते हैं। सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन रीस्टोर देयर इनिशियल स्टेट। रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम सराउंडिंग अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस आ सकते हैं यूनिवर्स में कोई चेंज लाए बगैर। लेकिन अगर यूनिवर्स में चेंज आ जाए, यूनिवर्स में किस किस्म की चेंज आएगी? यूनिवर्स की अगर एंट्रोपी बढ़ जाए, इंक्रीज़ कर जाए एंट्रोपी, तो फिर वो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होगा, फिर वो इरिवर्सिबल होगा, क्योंकि वो इसने इतनी की चेंज लिया है। अगर कोई प्रोसेस ऐसा हो कि आगे जाकर दोबारा उसी कंडीशन में पीछे आ जाए तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और नेचर के जो प्रोसेस हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते, क्योंकि नेचर में एग्जैक्ट उसी हालत में कोई चीज़ वापस नहीं आती, तो लिहाजा एक दफ़ा जो चली गई तो इसलिए वो सारे इरिवर्सिबल होते हैं। ऑल फिजिकल चेंजेज एज इक्विलिब्रियम आर रिवर्सिबल प्रोसेस। बड़ी अहम बात है ये, जितनी फिजिकल चेंजेज आती हैं ना इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, मसलन 0 डिग्री पर आइस की मेल्टिंग, आइस जो है वो सॉलिड से लिक्विड, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो कि इक्विलिब्रियम में लिक्विड सॉलिड में, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। आप किसी भी किस्म की कंडीशन -1 कर दें तो इधर चला जाएगा, आप दोबारा 0 से +1 कर दें तो वो लिक्विड बन जाएगा, -1 कर दें तो ज़्यादा इक्विलिब्रियम सॉलिड की तरफ आ जाएगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं सारे फिजिकल प्रोसेस जब वो अपने इक्विलिब्रियम में हों, जिस तरह लिक्विड और वेपर भी 100 डिग्री पर वाटर के। उसके बाद एक बड़ी अहम बात, रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है ना वो मैक्सिमम होता है और एंट्रोपी ज़ीरो होती है। बड़ी अहम बात, रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा ज़ीरो है, डब्ल्यू मैक्सिमम है। अब आप इरिवर्सिबल प्रोसेस उलट ले लें, डेल्टा एस ग्रेटर दैन ज़ीरो, एंट्रोपी मुसलसल बढ़ती है इरिवर्सिबल की, और वर्क डन मैक्सिमम नहीं होता, कम हो जाता है, जितना हो सकता है उससे कम। अब नेक्स्ट ये मैंने एक तस्वीर बनाई है रिवर्सिबल की और रिवर्सिबल की। अच्छा जी, खैर प्रोसेसेस इन थर्मोडायनामिक्स, इनकी टाइप्स देखने हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब होता है कि डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी का ज़ीरो हो जाना, क्योंकि टेम्परेचर बेसिकली
काइनेटिक एनर्जी की मेजरमेंट है। तो इंटरनल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाए तो वो टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता। तो आइसोथर्मल में डेल्टा ई इक्वल टू ज़ीरो। अब इसका मैंने आगे ये थोड़ा सा आपको बताना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आगे आ रहा है। डेल्टा बल्कि ये क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, यानी पी डेल्टा वी जो वर्क है। अब अगर ये डेल्टा वी ई ज़ीरो हो गया तो फिर ये पी डेल्टा वी वर्क उधर जाके प्लस, तो क्यू हीट सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। कौन से? माइनस वाले वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होता, यानी क्यू ज़ीरो हो जाता है। क्यू ज़ीरो हो जाता है, एक में टेम्परेचर ज़ीरो, एक में क्यू ज़ीरो। तो फिर क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो एडियाबैटिक में वर्क बराबर आता है इंटरनल एनर्जी चेंज के, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो। तो वर्क उसका इंटरनल एनर्जी की मदद से होता है एडियाबैटिक प्रोसेस का। आइसोथर्मल में हीट तो ट्रांसफ़र होती है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, क्योंकि सारी हीट वर्क करवा देती है। यानी मैं आपको ये आसान लफ्ज़ों में यूँ समझाता हूँ कि अगर आपके पास एक सिस्टम हो, आप क्यू हीट देते हैं और हीट जो है इंटरनल एनर्जी बढ़ाने की बजाय पिस्टन को यहाँ पहुँचा देती है, तो सारी हीट वर्क करने में लग गई। इस सूरत में प्रोसेस होगा आइसोथर्मल। और अगर आप हीट नहीं देते फिर भी जो है वो जो पिस्टन है वो इस जगह से इधर पहुंच जाता है। अब की बार जो वर्क हुआ है वो बगैर हीट लिए हुआ है। तो वो कैसे हुआ है? वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो पहले से मौजूद थी, ई पहले से मौजूद थी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ई पहले से मौजूद थी, अब उसको इस्तेमाल करके वर्क हुआ है। तो उस ई का कुछ हिस्सा इस्तेमाल हुआ है ना, वो कितना है? डेल्टा ई। तो वर्क जो हुआ है वो बेसिकली टोटल इंटरनल एनर्जी का वो हिस्सा इस्तेमाल करके हुआ है। तो अब की बार वर्क आएगा डेल्टा ई के बराबर। पिछला वर्क जिसमें डेल्टा ई में कोई फ़र्क नहीं आया था क्योंकि टेम्परेचर चेंज ज़ीरो था, वो इक्वल टू था हीट के बराबर। तो दोनों सूरतों में होने वाला वर्क, एक में हीट के बराबर, एक में जो है वो इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होता है। इसको कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह क्लियर रखें, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल। आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा होता है? जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो। और आइसोबारिक क्या होता है? जो कांस्टेंट प्रेशर पे हो। और साइक्लिक प्रोसेस जो होता है जिसमें सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आ जाए, पूरा एक साइकिल काट के इनिशियल स्टेट में वापस आ जाए। अब 8वां पॉइंट हमारे थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर के पार्ट 1 में स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन ये क्या है? स्टेट फंक्शन कहते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो कि पाथ इंडिपेंडेंट हो, पाथ पे डिपेंड ना करती हो, जबकि पाथ डिपेंडेंट फंक्शंस को पाथ फंक्शन कहते हैं, जो कि पाथ पे डिपेंड करते हों। और वो कौन से हैं? याद रखिए, स्टेट फंक्शन जो हैं वो ये सारे हैं। स्टेट फंक्शन ये प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, और ये आखिर पे जी आना है, टी नहीं आना, जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी या फ्री एनर्जी। ये सारे के सारे क्या हैं? स्टेट फंक्शन है। जबकि वर्क एंड हीट ये पाथ फंक्शन है। इवन मैस या मोल्स, इनको भी स्टेट फंक्शन कंसिडर किया जाता है, यानी जिनकी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स होती हैं।